आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। सबसे पहले दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज। पहली बार बेंगलुरु ने उठाई आईपीएल की ट्रॉफी, विराट के छलके आंसू। देश भर में विराट जश्न मना रहे हैं फैंस। आज दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु में होगी विक्ट्री परेड। अयोध्या में राम दरबार के महानुष्ठान का दूसरा दिन। कल राम दरबार में विराजेंगे राजा राम। एलन मस्क के पिता रोल मस्क आज करेंगे रामलला के दर्शन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक। मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने पर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे कामकाज का ब्यौरा। फिर मुश्किलों में घिरे आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। दिल्ली के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में ईसीबी का समन। 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। पूर्वोत्तर में बाढ़ और बारिश के बीच जल राहत अभियान जारी। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना। असम में सबसे ज्यादा 6.5 लाख लोग हुए प्रभावित। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं रामनगरी अयोध्या से, जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े दूसरे दिन के अनुष्ठान चल रहे हैं। कल की तरह आज भी सुबह 6:30 पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आखिरी दिन है। तो कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा और फिर अगले दिन 6 जून से राम दरबार आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में अयोध्या में अब जल्द ही भक्त रामलला के साथ राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। देखिए, इसी बीच रामनगरी का अद्भुत छटा देखने के लिए मिल रही है। सुबह सूर्यदेव की चमक से अयोध्या चमकती नजर आती है, तो शाम को चंद्रदेव की रोशनी में अयोध्या का अलग सौंदर्य दिखता है। राम भक्तों में भारी उत्साह देखा जा सकता है। देश विदेश से भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बीच लखनऊ से खास महाप्रसाद भी अयोध्या आ रहा है। कल महानुष्ठान के दिन ये महाप्रसाद श्रद्धालुओं में बांट दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लगातार अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन, जो अपने आप में बेहद खास, जिसके लिए अभी से ही श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लग चुका है। 3 दिवसीय अनुष्ठान जो है वो कल पूरा हो जाएगा और लगातार भक्त राम दरबार राम जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में अब जल्द ही भक्त रामलला के साथ राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। कल से जारी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। विद्वानों की मौजूदगी में यहां पर सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। यह अनुष्ठान 5 जून यानी गंगा दशहरा के दिन पूरा होगा। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। जाप पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा कर ही सब कोई। और कुछ ऐसी ही महिमा इस वक्त अयोध्या पर बरस रही है। धर्म, आध्यात्म और वैभव की त्रिवेणी से अयोध्या सराबोर है। राम दरबार की स्थापना के महा उत्सव में नर के साथ मानव देव भी शामिल हो गए हों। पंचांग पूजन के साथ शुरू हुए अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। प्रभु न्याय करो, प्रभु कष्ट हरो, अब आ जाओ भगवन। बाल रूप के रामलला अब आदर्श स्वरूप के श्री राम बनकर अपने दरबार में विराज रहे हैं। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की स्थापना की जा रही है, जिसमें वास्तु पूजा के साथ देवताओं का आवाहन शामिल है। आज यानी बुधवार की सुबह 6:30 से दूसरे दिन के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें देवताओं का पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान के साथ देवताओं का नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्यास की परंपरा निभाई जाएगी। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कुल 21 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं।
जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। इन मंदिरों और मुख्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 5 जून को पूरा हो जाएगा। अयोध्या में हो रहे इस महा उत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता नहीं मिला हो, इसके बावजूद भी राम भक्तों का उत्साह पूरे जोरों पर है। रामलला के दर्शन के साथ ही वे खुद को इस आयोजन का हिस्सा मान रहे हैं। राम सीता राम सीता राम सीता राम श्री कल यानी 5 जून को गंगा दशहरा के दिन अनुष्ठान पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। इस दौरान सीएम योगी भी यहाँ मौजूद रहेंगे और इस भव्य दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है जल्द ही राम दरबार में हाजिरी लगाने का मौका आम लोगों को भी मिलेगा और श्रद्धालु दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकेंगे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां पर हमारी सहयोगी पूजा पराशर पहुंच गई हैं अयोध्या के तमाम रंग आप तक दिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए। पूजा, देखिए, अभिभूत करती है अयोध्या की ये तस्वीर, अभिभूत करती है अयोध्या वासियों की ये श्रद्धा, अभिभूत करता है अयोध्या वासियों का ये उल्लास जब वो यहाँ पर आते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं। क्या कुछ अभिभूत करने वाली तस्वीरें आपको नजर आई हैं और क्या कुछ खास आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए शगुफ्ता, अभी मैं सरयू तट पर मौजूद हूं और यहाँ का नज़ारा देखिए। हालांकि गर्मी काफी ज्यादा है लेकिन भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सरयू तट में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये इसी के लिए सरयू तट काफी ज्यादा माना भी जाता है। और क्योंकि 3 दिनों के ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, यानी ये 3 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अयोध्या में। और आज का दिन जो कि दूसरा दिन हो गया है, 4 जून है आज, और सुबह से ही मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अयोध्या के कहे जाने वाले करण अर्जुन। उनसे थोड़ा सा यहाँ के महत्वता के बारे में समझ लेते हैं और ये जो दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इस बार, ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है? ये भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण था, वो भी कुछ था, ये भी कुछ है। सबसे पहले हम इस अध्याय को शुरू करें क्योंकि सरयू नदी के तट पर हैं और ओरिजिनल में जेन्युइन हम लोग तट पे हैं। ये कोई ये नहीं कि कोई ऐसा पैराग्राफ है बना हुआ है। तो जन्म भूमिमम पूरी सुहावनी, भगवान राम कहते हैं कि जन्म भूमिमम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावनी। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लीन है अवतार, सियावर रामचंद्र की। तो ये प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में रहने वाले जीव जंतु मनुष्य जलचल थलचल नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जो भी है सबके भलाई के लिए, सबके समरसता के लिए, मानवता को सिखाने के लिए, मानवता और इंसानियत पर चलने के लिए भगवान के 24 अवतार में 7वें अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए। 2023 में 22 जनवरी को कितना भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ और ये 2025 में 5 जून को यानी कल, जी हाँ कल, आप अपने घर बैठे एक जरूर दिए जलाइए अपने घर में। क्यों? क्योंकि अयोध्या में और भी। चलिए पूजा, देखिए राम भगवान का स्मरण तो इन्होंने कर लिया इन शब्दों के माध्यम से, अभी इनसे पूछिए कि क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कल क्योंकि राजा राम का दरबार सजने वाला है और मूर्तियां उनके साथ होंगी, माता सीता उनके साथ होंगी, ऐसे में उसको लेकर कोई भजन सुना दीजिए। वो जो प्रतिमा सजने वाली है वो कैसे? वो गीत तो मेरे जहन में, आप सबके जहनों में होगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए
राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। क्या बात है। तो देखिए शगुफ्ता पहले भगवान राम बाल स्वरूप में यहाँ पर पधारे पिछले साल, और अब देखिए राजा राम के स्वरूप में वो यहाँ पर पधारने वाले हैं। उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। शगुफ्ता, पूजा, आपके साथ जो ये करण अर्जुन इस वक्त मौजूद हैं, क्या ये अयोध्या के ही निवासी हैं या ये कहीं बाहर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए? अयोध्या में आप कितने समय से रह रहे हैं? कितना समय हो गया है आपको? मुझे अयोध्या में रहते हुए 14 वर्ष हो गए लगभग, और मिथिला के सीतामढ़ी में हमारा जन्मभूमि। हम दोनों भाई करण अर्जुन जुड़वा भाई हैं, और मिथिला में सीतामढ़ी में हमारा जन्म हुआ। हमारे पूज्य दादाजी ने, स्वर्गीय दादाजी ने हमें अयोध्या जी में ले आकर के, और अयोध्या के संस्कृति से, अयोध्या के कण कण में बहती राम भक्ति की यह धारा प्रवाहित हो रही, इसमें हमें सराबोर किया। और मुझे आज कहते हुए एक गर्व की, एक मतलब प्राउड फील हो रहा है कि ये अयोध्या 2014 से पहले ये सरयू मैया की क्या यह कलकल करती हुई, निनाद करती हुई, इतने साफ सुथरे जल थे क्या? क्या राम की पैड़ी इतनी ही स्वच्छ थी क्या? विधर्मियों ने, आतताइयों ने, अयोध्या में भी रहने वाले कुछ जयचंदों ने अयोध्या को हमेशा छोटा दिखाने का प्रयास किया। अयोध्या में रह करके, अयोध्या का खा करके, अयोध्या का जी करके, लेकिन अयोध्या को छोटा सा दिखाने का प्रयास करता था कि वो तो ये भी कहते थे कि राम काल्पनिक है, और कहने वाले के साथ मुंह मिला करके बोलते थे। लेकिन आज जो कहते थे राम काल्पनिक है, आज वह भी कहीं न कहीं कहते हैं कि हम भी राम से हैं, राम काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल हम राम से हैं और राम काल्पनिक नहीं है। गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं दोनों करण अर्जुन, जैसा कि जुड़वा भाई अपने आप को बता रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो ये सुनाना चाहेंगे, और क्या कोई ऐसा भजन है जो ये हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? पूजा, जिस तरह से धड़कन हमारे पूरे शरीर में, जो हृदय होता है, धड़कन होता है, ये धड़कता है तो हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, हम जीवित पता चलते हैं। ऐसे ही पूरे विश्व में सनातन का यह धड़कन सदैव धड़कती रहेगी। जब तक अयोध्या रहेंगे, जब तक अयोध्या की राजधानी रहेंगी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि सीताराम। देखिए अयोध्या के कण कण में भगवान राम बसते हैं। जैसे गीतिका ने कहा कि कुछ चौपाइयां अगर ये सुना सकें तो बहुत अद्भुत होगा। जी कुछ चौपाइयां आपसे सुनना चाहेंगे। सीताराम चरण अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मंगल भावन, मंगल भावन, अमंगल हारी, सुदशरथ अवध बिहारी। अयोध्या में ही भगवान राम अवतार क्यों लिए, इसका भी एक मौलिक कारण थे। अयोध्या में राम जी के पहले से सरयू मैया है। कहा जाए तो गंगा मैया, सरयू मैया, गोदावरी आदि आदि जितने भी भारत में जो पवित्र नदियां हैं ना, ये साक्षी है। राम जी के रहने का साक्षी एक सरयू मैया ही है, और कुछ नहीं था। वो तो शास्त्रों ने कहा कि जन्मभूमि इतनी दूरी पे है, तो साक्ष्य रखा गया कोर्ट में, और आज राम मंदिर स्थापना हुआ। तो कहने का तात्पर्य है हमारे राम जी ने कभी भी भेदभाव न जाति वर्ण में किया, न किसी भी ऊंच नीच गुण धर्म बड़ाई कभी भी उन्होंने, भगवान ने कभी भी ऊंच और नीच कभी भी। देखिए जब लंका पर विजय प्राप्त राम जी ने कर लिया, तो हक बनता था कि राम जी के अनुयायी ही कोई न कोई, राम जी के वंशज ही आकर के वहां पे राज्य में हो। लेकिन राम जी ने राज्याभिषेक किसको किया वहां पर? उनके छोटे भाई विभीषण जी को। ऐसा हमारे राम थे। आज अगर पहले क्या था कि हम किसी चीज को कब्जा करते थे, वहां पर जाकर अपना झंडा गाड़ते, तो ये हमारा हो गया।
राजा राम की यहाँ बात हो रही है। और अगर हम बात करें, एक दिवाली तब हुई थी जब राजा राम ने 14 वर्षों का वनवास काटा था, और एक दिवाली पिछले साल 22 जनवरी को हुई जब पूरे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, और एक दिवाली कल जब राजा राम का दरबार जो है वो सजेगा। तो जरा करण अर्जुन से जानने की कोशिश कीजिए, जब राजा राम का कल दरबार सजेगा तो उसके लिए वो क्या गाना गाना चाहेंगे, क्या गीत है जो उनके मन में है? देखिए, कल राजा राम का दरबार सजने वाला है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, और कल उनका भी जन्मदिन है। तो ऐसे में एक परफेक्ट पंक्तियां सुनना चाहिए। हाँ, अवधपुरी में जन्मभूमि पर भव्य भवन निर्माण हुआ। अवधभूमि में जन्मभूमि पर भव्य भवन निर्माण हुआ। अनुपम विग्रह राम लला के तरुण रूप साकार हुआ। अनुपम विग्रह राम लला के तरुण रूप साकार हुआ। सम्मोहित करता प्रभु राम के मुखमंडल, पुरुषोत्तम भगवान के आलोकित हो रहा अयोध्या, रघुपति राघव राजा राम से। कल का जो वो दृश्य होगा वो काफी ज्यादा सुंदर, उस पर एक भजन और दो है। आपने कहा है तो प्राण प्रतिष्ठा है, और हमारे धर्म सम्राट आदरणीय श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी के परम लाडले दुलारे प्रिय शिष्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर आज हम सभी बहुत बहुत ढेरों बधाइयां, अशेष शुभकामनाएं करते हैं कि जन्मदिन आपका श्री योगी जी महाराज, आपका जन्मदिन ऐसा हो कि आपके जन्मदिन पर आप अयोध्या आए कल, और हम सभी खूब उत्सव मनाएं, क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है राम को अयोध्या में। कल वो जो उत्सव जो होने वाला है उस पर भजन क्या सुनाएंगे आप? भजन तो अभी तो बहुत सारे भजन सुना चुका हूँ, तो एक और सुना दूं। राजा बने महाराज आज राम राजा, वो भजन जो लवकुश ने गाया था कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए काफी अद्भुत नजारा अयोध्या। जी शगुफ्ता जी कुछ कह रही हैं? पूजा बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रही थी तो आपने ये सुना, भजन सुने, सिर्फ यहीं पर नहीं हर जगह पर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है और भक्तों की भीड़ एक बार फिर से यहाँ पर ज्यादा बढ़ गई है। शगुफ्ता तो पूजा जैसे कि बता रहे हैं भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ गई है, तो किसी भक्त से बात करने की कोशिश कीजिए, उनका अनुभव जानने की कोशिश कीजिए, कैसा है, कितने दिन वो यहाँ रहने वाले हैं और कहाँ से भक्त हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पूजा, जरा भक्तों से जानने की कोशिश कीजिए कितने दिन के लिए भक्त यहाँ पर हैं। कुछ भक्त हैं जो कल से यहाँ आए होंगे, कुछ भक्त हैं जो आज पहुंचे होंगे। पूरे अनुष्ठान में भक्तों का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और इतनी गर्मी है, मौसम जैसा कि हम देख पा रहे हैं मौसम काफी गर्म है और इसमें भी भक्तों की भक्ति में कोई किसी तरह की कोई कमी हमको नहीं दिख रही है। देखिए भक्त तो यहाँ पर अभी सारे व्यस्त नजर आ रहे हैं, सरयू तट में डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि मौसम काफी गर्म है तो ठंडा ठंडा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम इनसे जानेंगे, देखिए क्योंकि अब श्रद्धालु की संख्या पहले से अब में काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये जो अयोध्या नगरी है ये पूरी अब बदल चुकी है, लेकिन सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? अयोध्या नगरी का कायाकल्प हुआ। अभी तुरंत मैं सोच रहा था, बड़ा दुख हो रहा था कि अयोध्या नगरी को सजाया तो गया, अयोध्या नगरी को फिर से त्रेता युग वाली वह माहौल तो बनाई गई। इतना ही नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर से हमारे भारतवर्ष के और ऊंचा किया।
बहुत सारी चीजें की है। इस पार्टी ने, इस सरकार ने इतना सब कुछ किया जिसको कहना शब्दों में कम है, परंतु आज भी पार्टियों में कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे दुष्कर्मी, ऐसे पापी, ऐसे आतताई ऐसे लोग हैं, ऐसे विधर्मी पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो छोटे छोटे गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को इस बात पर ध्यान देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया जा रहा है तो भगवान राम का स्मरण ये जिस माध्यम से कर रहे हैं उसी पर फोकस करते हुए पूजा आगे बढ़ते हैं और इन्हें इनसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी यहाँ पर कल अनुष्ठान होने वाले हैं, जो 3 दिन का कार्यक्रम चलने वाला है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, अगर ये जानकारी दे सकें तो। पूजा क्या हो रहा है, वहाँ के मंगल पांडे वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, कम से कम उनको ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर केवल अयोध्या की नहीं है बहन, एक बात करूं, केवल अयोध्या नहीं है, पूरी भारत ही अयोध्या है। कहते हैं कि अयोध्या मथुरा माया, काशी कांसी अवंतिका, पूरी द्वारावती सेवा सप्तैते मोक्षदायिका, सप्तपुरियों में अयोध्या सिरमौर है। हमारे पूरे शरीर में हाथ, पूजा, पाँव है, बहुत नाक बहुत है, शुक्रिया कान है, इस पूरी आँख है। बातचीत के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये भजन हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अयोध्या में राम दरबार की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि राम दरबार को किसने बनाया है और किन शिलाओं से राम दरबार को गढ़ा गया है। हम आपको राम दरबार को बनाने वाले मूर्तिकार से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है सत्यनारायण पांडे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की है कि राम दरबार वो कैसा दिखता है, कैसे बना है, किसने बनाया है। राम दरबार को बनाने वाले मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यनारायण पांडे जी राजस्थान से आए हैं, पहली बार टीवी पर सामने आ रहे हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एक सौभाग्य की बात है कि आपको ये मौका मिला और आपने ये बनाया, राम दरबार को आपने बनाकर तैयार कर दिया है, मंदिर को दे दिया है, जिसका इस वक्त शुद्धिकरण चल रहा है और 3 दिन यानी कि 5 तारीख को स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि किस तरीके से पूरी चीज़ हुई। पूरे परिवार के साथ मैं देख रहा हूँ, आपके पोते भी आपके साथ यहाँ आए हुए हैं, ये भी आगे चलकर मूर्तिकार बनेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, जो सौभाग्य आपको मिला, इस पर क्या कहना चाहिए? ये सौभाग्य, मैं 2 साल पहले जब दीपावली थी, जब यहाँ आया था और ऐसे ही आज निकल गया था दीपावली के 1 दिन पहले ही, और किसी को मालूम नहीं था घर में, बस मेरे को ये था कि हनुमान जी के साथ दीपावली मनाएंगे और दीपोत्सव यहाँ का तो पूरा वर्ल्ड में विशेष होता है। तो भगवान की, हनुमान जी की कृपा से फिर मेरे को यहाँ चंपतराई से मिलना हो गया और आदिनाथ जी से मिलना हो गया। उनको भी मैंने रामलला एक छोटे से भेंट किए हैं, जो उनका जो कार्यालय है, सीएम कार्यालय है, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो ऐसे मेरे को सौभाग्य मिला कि हनुमान जी की कृपा से मिला। मेरी तो कोई ताकत नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा सोच सकूं, क्योंकि ये तो हजारों साल से जो अयोध्या के अंदर ऐसा जो चल रहा था और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या पे थी कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। आपने मूर्ति बनाई, राम दरबार बनाया, किन शिलाओं का इस्तेमाल किया है, कितना समय लगा बनाते वक्त, क्या हुआ, किस तरह की? हाँ, ये जो शिलाएं हैं ये एक विशेष शिलाएं हैं और ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है ना, वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मनमुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन टन की आवाज़ आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है। और चलिए अब आपको अयोध्या में मौजूद हनुमानगढ़ी के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं यहाँ मांगी भक्तों की मुराद जरूर पूरी होती है। 10 दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी हनुमानगढ़ी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था और 10 दिन बाद विराट को आईपीएल की ट्रॉफी के रूप में आशीर्वाद मिल भी गया। देखिए हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। ये अयोध्या है, हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी जो आता है उस पर राम की कृपा तो होती ही है, बजरंग बली की कृपा भी होती है और ठीक वैसा ही हुआ है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वो टीम जो 2008 से आईपीएल का एक भी खिताब नहीं जीत पाई, 3 से 4 बार फाइनल गई, लेकिन विराट कोहली जब अयोध्या आए और हनुमानगढ़ी बजरंगबली के दर्शन किए, उसके बाद चीजें कुछ ऐसे बदली कि उनके पक्ष में चली गई। मैदान पर जरूर विराट कोहली पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन आशीर्वाद बजरंगबली का था। युद्ध में रथ अर्जुन का था, लेकिन ध्वज पर हनुमान थे, और उन्हीं हनुमान की सेवा में, उन्हीं हनुमान की भक्ति में लाखों श्रद्धालु हर दिन हनुमानगढ़ी आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार चल रहा है, उत्सव चल रहा है, और ऐसे में भक्त भारी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसी बीच में एक चमत्कार हुआ जहां विराट कोहली की टीम ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। कई श्रद्धालु यहाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कृपा यहाँ होती है कि जो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं वो हो जाती हैं। कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए मुझे, मैच वैच देखते हैं? विराट कोहली का मैच देखा कल वाला? जी देखा था जी। बताया गया कि हनुमानगढ़ी वो दर्शन के लिए आए और उसके बाद चीजें इस कदर बदली कि वो मैच जीत गए। जी, उनकी कृपा, हनुमान जी कृपा है। कृपा है जी। एक हफ्ते पहले आए भी थे, हनुमानगढ़ दर्शन किए थे उन्होंने, बहुत अच्छा। यहीं के रहने वाले हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं। उनसे मुलाकात हम लोग देखे थे उनको। अच्छा, देखा था आपने? यहीं आए, देखा था हमने, दर्शन किया था उन्होंने। अब जीत की बहुत खुशी हुई उनको हुई। महाराज की कृपा रहती है, इसीलिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी आप लोग आए हैं? विराट कोहली की टीम कल जीती है, विराट कोहली भी यहीं पे आए थे। विराट कोहली के आए थे, बट मैं रोहित शर्मा फैन हूँ। बट बहुत मन प्रसन्न हो गया हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम का दर्शन करके। यूपी गवर्नमेंट, योगी जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा पराक्रम किया है सब जगह पे। कैसा लग रहा है दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में चल रही है इस समय। हाँ, चल रही। कल ही हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा है, मन संतुष्ट है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर राम कृपा, हनुमान कृपा है, अयोध्या आना है, तो कुल मिलाकर विराट कोहली पर भी वो चमत्कार हुआ है। और जैसा महंत ने बताया कि किस कदर वो उत्सुक थे अध्यात्म के बारे में जानने के लिए, तो वो जो उनकी पराकाष्ठा थी वो मैदान पर दिखी, और हनुमान जी की आस्था का असर वो भी ट्रॉफी के रूप में सामने आया। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव। अब बात कर लेते हैं अनंत अंतरिक्ष की, जिसमें तमाम ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आइए नजर डालते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्चिंग को 10 जून तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि पायल ग्रुप की उड़ान से पहले की जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ये मिशन एक्सियोम स्पेस के AX4 प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मिशन की शुरुआत मूल रूप से 29 मई को होने वाली थी, जिसके बाद 8 जून के लिए दोबारा से इसको शेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन एग्जीक्यूशन संबंधी तैयारी और चल रही क्वारंटीन प्रक्रियाओं की वजह से ये लॉन्च अब 10 जून को होगा। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो एक्सियोम स्पेस के चौथे व्यावसायिक मिशन का हिस्सा हैं, जो अब 10 जून को लॉन्च होगा। ये मिशन पहले से तय समय 8 जून से 2 दिन आगे खिसकाया गया है। इस मिशन का लॉन्च अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, लेकिन इस मिशन की अहमियत भारत के लिए बहुत बड़ी है। वो इस मिशन में भारत के लिए इसरो और जय प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT के सहयोग से बनाए गए खाने और पोषण से जुड़ी कई वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। ये रिसर्च भविष्य की लॉन्ग टर्म अंतरिक्ष यात्राओं के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है, जिसमें स्पेस में खाना उगाने और पोषण बनाए रखने की तकनीकों को परखा जाएगा। इस 14 दिन के मिशन में शुक्ला के साथ पोलैंड के स्लावोस उजनान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू भी होंगे। पूरी टीम की कमान अनुभवी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेगी विस्टन के हाथों में होगी। ये मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी ऐतिहासिक होने वाला है। मिशन के दौरान कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जो 31 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्ला ISS पर भारत केंद्रित प्रयोग करेंगे, जैसे कि मेथी और मूंग के बीजों को माइक्रोग्रेविटी में अंकुरित करना।
बाद में उन बीजों को धरती पर लाकर दोबारा कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा, ताकि ये देखा जा सके कि अंतरिक्ष में रहने के बाद उनका विकास कैसे होता है। ये मिशन साल 2007 में प्रस्तावित भारत के गगनयान मिशन के लिए अनुभव जुटाने का एक बड़ा मौका साबित होगा। इस मिशन पर भारत सरकार 550 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ऐसे में ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष क्षमता और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक बनकर उभरने वाली यात्रा साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत के गौरव की। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे चिनाब ब्रिज के उद्घाटन का वक्त अब बेहद करीब आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन वो करेंगे। इसी के साथ ही कटरा से संग लदान के बीच 63 किलोमीटर के इस हिस्से पर भी ट्रेन कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन कनेक्टिविटी मिलने का सपना साकार हो जाएगा। अभी तक दिल्ली समेत देश के अन्य शहरों से जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन कटरा तक ही जाती है। इसके बाद इस 63 किलोमीटर वाले हिस्से को छोड़ते हुए आगे संगलदान से श्रीनगर और बारामूला तक रेल सर्विस है। लेकिन अब चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल अंजी ब्रिज के चालू हो जाने से इस हिस्से पर भी ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। चिनाब ब्रिज की सुरक्षा के लिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे 7 दिन यहां जवानों को तैनात किया गया है। सालों के इंतजार के बाद ट्रेन टू कश्मीर का ख्वाब आखिरकार पूरा होने वाला है। 6 जून को हमारा सूत्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में होंगे और पहले वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कटरा और श्रीनगर को जोड़ेगी, देश के बाकी हिस्सों से घाटी को जोड़ेगी, उसका फ्लैग ऑफ होगा और उसके बाद इनॉग्रेशन होगी इंजीनियरिंग मार्वल कहे जाने वाले चिनाब वैली पे जो रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और एक दर्शाता है, एक शोकेस करता है कि कितने चुनौतियों से भरपूर था ये रेलवे लाइन। 42 साल इसलिए लगे क्योंकि जो 110 किलोमीटर कटरा और श्रीनगर के बीच जो रेलवे ट्रैक था वो पहाड़ों को भेद के टनल्स के थ्रू बनाना पड़ा और उसमें कई सारी दुश्वारियां आई, कई सारे जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस आए और इसीलिए जो डिले अक्सर इसकी डेडलाइंस में होता रहा। लेकिन आखिरकार वो सारे चैलेंजेस जो है ओवरकम किए हैं और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अद्भुत कहा जा रहा है। एक इंजीनियरिंग मार्वल है रेलवेज। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जो चैलेंजिंग रेलवे लाइंस हैं उनमें इसका नाम लिया जा रहा है। पिछले 1 साल की बात करें, खासकर फरवरी में पहले डेट आई कि इसको इनॉग्रेट किया जाएगा और उसके बाद वो जो है पोस्टपोन हुआ। फिर 19 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री का एक शेड्यूल दौरा था जम्मू का कटरा और जहां इसका इनॉग्रेशन होना था, इसको फ्लैग ऑफ करना था, लेकिन फिर एक बार खराब मौसम की वजह से उसमें डिले हुआ। फिर ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान की जंग, एक और डिले, लेकिन आखिरकार अब जो है 6 जून को इसका इनॉग्रेशन होगा। फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री कटरा से 2 ट्रेन, श्रीनगर जम्मू या मैं कहूँ श्रीनगर कटरा और एक कटरा श्रीनगर का जो ट्रेन है वो डेली बेसिस पे चलेगी। तो एक रिलीफ है घाटी के लिए क्योंकि एक ऑल वेदर, एक रिलायबल जो है कनेक्शन मिलेगा यहाँ के लोगों को। क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो अक्सर लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहता था, सेफ नहीं था, एयर ट्रैवल भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। तो इससे कई लोग इसको गेम चेंजर मान रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, ट्रेड को, हॉर्टिकल्चर को और उसके साथ साथ सिविलियन ट्रैवल और डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। 43,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगे और इसमें मैंने कहा कई सारे डिले हुए, लेकिन खासकर अगर आप 2002 की बात करें जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट का नाम दिया, तब से सीरियसली जो है इस पे तेजी पकड़ी काम ने और आखिरकार जो है अब ये कंप्लीट हुआ है। इंजीनियरिंग मार्वल इसलिए क्योंकि बहुत सारे दुश्वारियां, चैलेंजेस से भरपूर था ये काम और कई सारी बार जो है हताशा मिली। जो बनाने वाले थे रेलवेज की को जो है लाइन का जो एक रेलवे लाइन का जो एक डायरेक्शन था उसको भी चेंज करना पड़ा, जो भौगोलिक जो चैलेंजेस थे, लेकिन फाइनली जो है काम पूरा हुआ है और 6 जून को जो है इसका
प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे। और उसके साथ साथ जिसमें ने कहा कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है चिनाब नदी पे, उसका भी जो है इनॉग्रेशन होगा। कैंपस सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। तो चिनाब ब्रिज रेलवे इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ने वाला ये रेलवे लिंक न सिर्फ कश्मीर के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि रक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी खास भूमिका निभाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं किस विषम परिस्थिति में चिनाब ब्रिज को तैयार किया गया। देखिए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। पिछले एक दशक की बेतोड़ मेहनत के बाद चिनाब रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। इस वक्त हम उसी ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि इस ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक की क्या खासियत है और किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि रेलवे ट्रैक का एक नायाब रेलवे ट्रैक है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर बर्फबारी भी होती है तब भी रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डबल ट्रैक के दोनों तरफ जो है जगह दी गई है कि अगर बर्फ ज़्यादा भी होती है तो बर्फ खिसकती हुई बढ़ती हुई लेफ्ट और राइट साइड में बढ़ सकती है और ट्रेन के यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले 10 साल में इंजीनियर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करने के बाद इस रेलवे ब्रिज को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीचे चिनाब नदी बह रही है और इस नदी के ऊपर ये रेलवे ब्रिज बना है। चिनाब नदी से लगभग 1300 मीटर ऊंचा, यानी कि कुतुब मीनार के 5 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर इस ब्रिज को बनाया गया है। इस नदी के चारों तरफ चट्टान है, चट्टानों से भरे हुए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को तोड़कर इस जो ब्रिज को बनाया गया है और इस ब्रिज के माध्यम से अब कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा। इस ब्रिज के ऊपर और भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 24 आवर सर्विलांस के लिए सीसीटीवीज जो हैं वो लगाए गए हैं। लगभग हर स्टेशन जो इस पूरे ब्रिज पर आता है उस हर स्टेशन पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल रूम्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सीसीटीवी इस ब्रिज के ऊपर भी लगा हुआ है। इस पूरे 272 किलोमीटर ट्रैक में 13 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से और 19 किलोमीटर का रास्ता पुल के माध्यम से जो ट्रेन है वो तय करेगी और ये 10 सालों में बनकर तैयार हुआ ब्रिज। और जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ दिन रात सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ ने चौकसी और कड़ी कर दी है। बीएसएफ की ये टुकड़ी नारी शक्ति की भी गवाह है। बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला टीम भी तैनात है। आंधी हो या बारिश, सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, इनकी पैनी नजरें हर वक्त दुश्मन पर रहती हैं। इनकी नजरों से कोई भी घुसपैठिया बच नहीं सकता। ये जागती हैं तो देशवासी सुकून की नींद सोते हैं। सरहद की सुरक्षा में तैनात इन जाबाज महिलाओं को देश सलाम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है और मैं खुद को खुश नसीब मानूंगी कि मैं इसका हिस्सा बनी और मुझे कंपनी कमांड करने का मौका मिला। चैलेंज क्या था आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? चैलेंज नहीं कहूँगी, बट हाँ ये एहतियात रखना था कि मुझे अपने ट्रूप्स की भी सेफ्टी रखनी है और जवाब भी करारा देना है। आर्मी चीफ ने भी आपकी सराहना की है, पीएम मोदी ने भी तारीफ की है आप तमाम महिला कमांडो की, बीएसएफ की, कैसे देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें हर किसी ने अपना रोल निभाया है। हाँ चेहरा मैं बनी, बट ये पूरी बटालियन, पूरी सेक्टर और पूरी बीएसएफ की अचीवमेंट है। सियालकोट, शकरगढ़, ये दो वो इलाके थे जो बदनाम थे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, ट्रेनिंग कैंप के लिए, तबाह कर दिए। जी। कितना नुकसान दुश्मन? ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा है जिसका मकसद पाकिस्तान की पोल को खोलना है। लेकिन सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में जब एक प्रतिनिधि मंडल अल्जीरिया पहुंचा तो बैठक के दौरान बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जाने तू या जाने ना गाना गाते हुए नजर आए। गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 15 सेकेंड्स के वायरल वीडियो में सांसद मशहूर गाना जाने तू या जाने ना गुनगुनाती हुई देखी जा सकती हैं। उनके बगल में AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और आखिर में गाना सुनकर वहां बैठे लोग तालियां बजाते हुए भी नजर आए। माने तू